यस पीपल, सो डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया, मेरा भी ब्रेक हो गया। चलो अब एक चीज समझना, किसी ने पूछा सर यूट्यूब पे कितने लेक्चर आएंगे? स्टार्टिंग के 4 लेक्चर आएंगे, मतलब आज का भी आएगा, कल का भी आएगा और परसों का भी आएगा। स्टार्टिंग के 4 लेक्चर है वो आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगे। इसलिए डाल रहे हैं यूट्यूब पे बिकॉज बहुत सारे बच्चों के पास बुक नहीं आई है या बहुत का लेट एडमिशन होता है, तो स्टार्टिंग के 4 लेक्चर्स है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ। अब एक चीज समझना, आप लोगों के पास बुक आई थिंक आ चुकी होगी। जिन सेंटर में किसी स्टूडेंट के पास बुक नहीं आई है, आप अपने सेंटर कोऑर्डिनेटर से बात करो। और अगर आपने अभी तक फीस ही पे नहीं किया है, एडमिशन नहीं लिया है, तो आप फीस पे कर दो, एडमिशन ले लो, आपको बुक है वो मिल जाएगी 2-3 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कर लो फटाफट। और जो भी अगर मान लो नहीं आई है, तो हम आज क्या करेंगे, इस बुक के 50 पेजेस है वो हम आपको LMS पे भी प्रोवाइड कर देंगे। LMS पे ऑलरेडी डाल दिए, 50 पेजेस है वो हमने LMS पे ऑलरेडी डाल दिए है, तो वहां से आप रेफर कर सकते हो। बिकॉज कल के लेक्चर से आई नीड द बुक इन योर हैंड, आपके हाथ में बुक होनी चाहिए कल से। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और आज हम अभी एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, और उस टॉपिक का नाम है दैट इज द कैपिटल गेन। उस टॉपिक का नाम है कैपिटल गेन। ये जो टॉपिक है मैं बता दूं, एग्जाम में जब भी आता है तो 10 मार्क्स के लिए आता है, जब भी आता है तो 10 मार्क्स के लिए आता है। अभी जो एग्जाम हुआ था मई जून वाला, उस एग्जाम में ये टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। न्यू सिलेबस की बात करूं तो कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं आया, बट जब भी ये आता है टॉपिक आपके 10 मार्क्स कवर करता है और 10 मार्क्स आपको दे देता है। जैसे स्लम सेल जैसे क्वेश्चन वगैरह इसमें से आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और ये टॉपिक आपके पूरे इनकम टैक्स का बेस बनेगा। इससे चलेंगे और धीरे 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 आपका बेस है वो स्ट्रांग होता जाएगा। तो सबसे पहली चीज सर, ये कैपिटल गेन जो है ये तो हमने इंटरमीडिएट में भी पढ़ा हुआ है, और यू कैन से दैट द PCC IPCC है सर, उसमें भी पढ़ा हुआ है। सर पहले जो पढ़ा था और यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं क्या वो सेम है या उसमें कुछ डिफरेंस है? जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या पढ़ा था और अब आप क्या पढ़ रहे हो करके। ठीक है, चलो सो एक बात समझना, इतना आपको पता है कि यहां पे 5 हेड होते हैं अपने इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं। एक तो तुम्हारा सैलरी हेड, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी हेड, उसके बाद PGBP दैट इज बिजनेस हेड, उसके बाद कैपिटल गेन, उसके बाद अदर सोर्सेज। अब एक बात बताऊं, हर हेड की एक चार्जिंग सेक्शन होती है जो ये बताती है कि इस पर्टिकुलर हेड में कौन सी इनकम आएगी। हर हेड की एक चार्जिंग सेक्शन होती है, और वो चार्जिंग सेक्शन आपको ये बताती है कि इस पर्टिकुलर हेड में कौन सी इनकम आएगी। जैसे आपको याद रहेगा तो आपने पढ़ाया था, आपको सेक्शन 15 जो था वो चार्जिंग सेक्शन था तुम्हारे किसका? सैलरी का। और उसमें यह लिखा हुआ था कि इफ देयर इज अ एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप, इफ देयर इज अ एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप, देन सैलरी विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। दूसरा सेक्शन 22 था हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन, याद है? सेक्शन 22 याद करो, और वहां 22 में आपने ये देखा था कि अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है एंड असेसी उसका ओनर है, हाउस प्रॉपर्टी है एंड असेसी उसका ओनर है, तो उससे जो इनकम होती है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाती है। वैसे ही आपका सेक्शन जो है वो 28 जो रहता है, वो 28 आपका PGBP का चार्जिंग सेक्शन रहता है, दैट इज प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, के जो भी आप बिजनेस करते हो, प्रोफेशन करते हो, उसका इनकम PGBP हेड में जाता है। और चार्जिंग सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 है, ये तुम्हारा चार्जिंग सेक्शन कैपिटल गेन का है। और ये चार्जिंग सेक्शन बोलता है कि अगर कैपिटल असेट है और कैपिटल असेट को आप ट्रांसफर करते हो तो कैपिटल गेन हेड में जाता है। तो कोई भी इनकम अगर ये 4 हेड में नहीं जाती, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, तो वो तुम्हारे IFOS में जाती है। जैसे डिविडेंड है, अगर आपको डिविडेंड मिला या आपको इंटरेस्ट मिला, अब इंटरेस्ट आपकी सैलरी तो है नहीं, हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, इंटरेस्ट है वो कोई कैपिटल गेन भी नहीं है, तो वो कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। तो अब हम सबसे पहले जिस हेड को चालू कर रहे हैं और जो हेड को पढ़ना चालू कर रहे हैं दैट इज द कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन की चार्जिंग सेक्शन होती है 45(1) इस चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन है वो तुम्हारे 45(1) होती है।
आपको बुक में कुछ नहीं देखना है, सिर्फ आपको इधर देखते जाना है, कहानी सुनाऊंगा, कहानी सुनते जाना है, ठीक है। ऐसा समझना जैसे आप मूवी देख रहे हो, कबीर सिंह देख रहे हो करके, ठीक है, और इधर आपको ध्यान देना है। 45(1) है, ये चार्जिंग सेक्शन है। किसी भी हेड की चार्जिंग सेक्शन क्या होता है? चार्जिंग सेक्शन ये बताती है कि इस हेड में कौन सी इनकम आएगी। जैसे जीएसटी की भी चार्जिंग सेक्शन होगी कि जीएसटी कब लगता है, तो वैसे ही हर हेड की एक चार्जिंग सेक्शन होती है कि इस पर्टिकुलर हेड में इनकम कब आएगी। तो चार्जिंग सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ कैपिटल गेन। ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर आपको प्रॉफिट और गेन होता है, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट shall be taxable, or you can say that chargeable under capital gain in the year in which transfer took place। देखो बस यहां चार्जिंग सेक्शन कंप्लीट हो जाती है। ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। क्या लिखा है चार्जिंग सेक्शन, क्या बोलती है? चार्जिंग सेक्शन बोलती है एनी प्रॉफिट और गेन, आपको प्रॉफिट होता है, गेन होता है फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस, इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। तो इस सेक्शन को अपन क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। और इसको ब्रेक करने के बाद तीन चीजें सबसे इंटरेस्टिंग निकलती है। सबसे पहले प्रॉफिट और गेन फ्रॉम ट्रांसफर, ट्रांसफर होना चाहिए किसका? कैपिटल असेट का ट्रांसफर होना चाहिए। तो कैपिटल असेट का ट्रांसफर होना चाहिए और उससे जो प्रॉफिट होगा शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। तो ये ट्रांसफर टुक प्लेस, ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपने को मिल गया। तो इस सेक्शन को अगर मैं बोलूं, यहां क्या लिखा चार्जिंग सेक्शन में कि एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। मतलब जिस ईयर में आपका ट्रांसफर हुआ उस ईयर में टैक्स लगेगा। सबसे पहले ये जो लास्ट वाला पार्ट है, इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस, इसके बारे में बात करते हैं। लॉ मेकर बोलते हैं कि कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल, कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। जिस ईयर में ट्रांसफर होगा उस ईयर में टैक्स लगेगा, इवन आपको पैसा मिला या नहीं, दैट इज इररिलेवेंट। आई कैन टेक वन एग्जांपल। एक बंदा है जिसका नाम है मिस्टर हरी। आप में से कोई स्टूडेंट है जिसका नाम है हरी। हरी ने बोला कि सर आप मुझे कोई असेट बेच दो। मैंने मेरा घर हरी को बेच दिया। मैंने मेरा घर हरी को आज ही बेच दिया, मैंने ट्रांसफर कर दिया। हरी ने बोला मैं पैसा आपको 3 साल बाद दूंगा। हरी ने बोला कि सर 3 साल के बाद मैं कमा लूंगा सीए बनने के बाद और तब मैं आपको पैसा दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, हरी इज गोइंग टू पे मी द कंसिडरेशन आफ्टर 3 years, बट आई ट्रांसफर द असेट इन करंट ईयर। क्वेश्चन इज दैट कि सर कैपिटल गेन कौन से ईयर में लगेगा, इस साल लगेगा या 3 साल के बाद लगेगा? राइट आंसर इज कैपिटल गेन इस साल लगेगा। तो सबसे पहली चीज तो आप दिमाग में घुसा दो कि कैपिटल गेन उस ईयर में लगता है जिस ईयर में ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर हुआ और उस ईयर कैपिटल गेन लगा, वेदर यू रिसीव द कंसिडरेशन और नॉट। आप कंसिडरेशन रिसीव करते हो या नहीं, दैट इज इररिलेवेंट। आपने ट्रांसफर जिस ईयर में हुआ उस ईयर में टैक्स लगेगा। तो पहले तो दिमाग में एक चीज फिक्स कर दो कि जिस ईयर में ट्रांसफर होगा उसी ईयर में टैक्स लगेगा कैपिटल गेन। नाउ दो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो बाकी है अपन पढ़ेंगे। एक तो ट्रांसफर क्या होता है और एक कैपिटल असेट क्या होता है। सर आप बोल रहे हो ट्रांसफर वाले ईयर में कैपिटल गेन लगेगा, तो ट्रांसफर बोलते किसको है? तो ट्रांसफर का डेफिनेशन दे रखा है सेक्शन 2 क्लॉज 47 में, जो अपन बात पढ़ेंगे भी। और कैपिटल असेट क्या होता है उसका डेफिनेशन दे रखा है 2 क्लॉज 14 में। मैं क्लॉज बोल रहा हूं, सब सेक्शन नहीं बोल रहा हूं, और क्यों क्लॉज बोल रहा हूं मैं कल ऑलरेडी बता चुका हूं। कैपिटल असेट अगर आप ट्रांसफर करोगे तो कैपिटल गेन लगेगा, लेकिन कैपिटल असेट होता क्या है? एक बात बताओ, आप बहुत सारी असेट ट्रांसफर करते हो,
आपने मोबाइल बेच दिया, आपने अपना कार बेच दिया, अपनी बाइक बेच दी, अपना घर बेच दिया, गोल्ड बेच दिया, ज्वेलरी बेच दिया। क्वेश्चन इज दैट सर व्हेन कैपिटल गेन विल अट्रैक्ट? अगर वो कैपिटल असेट है और कैपिटल असेट ट्रांसफर हुई तो कैपिटल गेन लगेगा, लेकिन कैपिटल असेट बोलते किसको है? सर कैपिटल असेट बोलते किसको? समझने की कोशिश करना। तो कैपिटल असेट को समझने के लिए एक सेक्शन दे रखी है, सेक्शन 2 क्लॉज 14, जो डिफाइन करती है कि कैपिटल असेट होता क्या है। कैपिटल असेट होता क्या है, और इस कैपिटल असेट को डिफाइन करेगी सेक्शन 2 क्लॉज 14। कैपिटल असेट किसको बोलते हैं? अब एक बात समझना, लॉ मेकर्स ने कैसे लिखा कैपिटल असेट को, क्योंकि अपन तो दुनिया भर की असेट बेचते हैं, बहुत सारी असेट आप ट्रांसफर करते हो। सर कैपिटल गेन कब लगेगा? घर पे कंप्यूटर था उसको बेच दिया, घर का फर्नीचर बेच दिया, आपके पास ज्वेलरी था उसको बेच दिया, मैंने मान लो मैंने रिस्ट वॉच को बेच दिया, मैंने मेरी कार को बेच दिया, तो कैपिटल गेन कब लगेगा? अगर वो कैपिटल असेट है। तो कैपिटल असेट किसको बोलेंगे? तो कैपिटल असेट को ये डिफाइन ऐसे करते हैं, समझने की कोशिश करना। ये लोग बोलते हैं कैपिटल असेट मींस, कैपिटल asset means property of any kind held by assessee. Property of any kind held by assessee, whether it is connected with business or not, whether it is connected with business or profession or not। देखो बस इतना इन्होंने बोला कि कैपिटल असेट का मतलब होता क्या है। कैपिटल असेट किसको बोलेंगे सर? क्योंकि कैपिटल असेट बेचा तो कैपिटल गेन लगेगा, लेकिन कैपिटल असेट बोलेंगे किसको? तो ये लोग डिफाइन करते हैं कि कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। एनी काइंड का प्रॉपर्टी है वो कैपिटल असेट है, held by assessee, whether it is connected with your business or profession or not, that is called capital asset। Now question is that sir यहां पे बोला property of any kind, यहां any kind का मतलब क्या? तो any kind में हो सकता है वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, किसी भी काइंड का प्रॉपर्टी है वो तुम्हारा कैपिटल असेट है। तो इन्होंने क्या किया, एक लाइन में इस दुनिया की जितनी असेट थी उसको कवर कर गए। ये लोग बोलते हैं कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, कोई भी काइंड का प्रॉपर्टी है, अगर वो प्रॉपर्टी है आपके पास, कोई असेट है करके, वेदर इट इज इंटेंजिबल, टेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, ऑल आर कैपिटल असेट। वेदर इट इज कनेक्टेड विथ योर बिजनेस और नॉट, आपके बिजनेस से वो कनेक्ट है या नहीं, उस दैट इज इररिलेवेंट। आपके बिजनेस से कनेक्ट है तो भी कैपिटल असेट है, और आपके बिजनेस से कनेक्ट नहीं है तो भी कैपिटल असेट है। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, सपोज आई हैव वन हाउस प्रॉपर्टी जिसमें मैं रहता हूं, खुद मैं पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, मैं रह रहा हूं उस घर में, वो भी कैपिटल असेट है। या फिर मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिसमें मैं बिजनेस कर रहा हूं, जैसे जिस स्टूडियो से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं या जिस स्टूडियो से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये जो स्टूडियो है ये मेरा खुद का बिल्डिंग है जिसको मैं बिजनेस से कनेक्टेड है, मेरे बिजनेस में यूज कर रहा हूं, तो भी क्या ये कैपिटल असेट है? आंसर इज यस, तो भी ये कैपिटल असेट है। तो एक बात बताऊं, इन्होंने इन दो लाइन में इस वर्ल्ड में जितनी असेट थी उन सबको कवर कर गए कि ऑल असेट्स आर कैपिटल असेट। भाई जितनी असेट है वो सब कैपिटल असेट है। किसी भी पर्सन के पास कुछ भी असेट है वो भी कैपिटल असेट है। मेरा शर्ट है ये भी कैपिटल असेट हो गया, मेरी वॉच है ये भी कैपिटल असेट हो गई, मेरा आईपैड है ये भी कैपिटल असेट हो गया। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी, वेदर इट इज कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट, ऑल आर द कैपिटल असेट। So what lawmaker are saying that capital asset means property of any kind held by assessee, whether it is movable, immovable, tangible, intangible, whether it is connected with your business or not, all are capital asset। लेकिन एक चीज समझना बेटा, यहां पे इन्होंने कुछ चीजों को एक्सक्लूड कर दिया। कुछ असेट ऐसी थी, उन कुछ असेट को एक्सक्लूड कर दिया कि जाओ तुम कैपिटल असेट नहीं हो, तुम पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो यहां पे कुछ एक्सक्लूजन की बात करते हैं, ये डेफिनेशन बोलती है बट एक्सक्लूड।
इसमें से कुछ चीजें एक्सक्लूड कर दी। अब एक बात समझना, मैं यहां पे लिख रहा हूं एक्सक्लूड, लॉ में लिखा हुआ है बट डज नॉट इंक्लूड। लॉ में क्या लिखा हुआ है? बट डज नॉट इंक्लूड। तो बट डज नॉट इंक्लूड का मतलब एक्सक्लूड ही तो होता है। तो लॉ में लिखा हुआ है डज नॉट इंक्लूड, तो मैं डज नॉट इंक्लूड बोल दूं या एक्सक्लूड बोल दूं, सेम ही बात है। तो एक बच्चा बोलता है कि सर बेयर एक्ट में तो लिखा हुआ है डज नॉट इंक्लूड और आप बोल रहे हो एक्सक्लूड, दोनों सेम है करके, ठीक है। तो देखो, तो मैंने क्या बोला, मैं पढ़ा रहा हूं कैपिटल असेट का डेफिनेशन। कैपिटल असेट क्या होता है? तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, वेदर दैट इज कनेक्टेड विथ योर बिजनेस और नॉट, दैट इज इररिलेवेंट, ऑल असेट्स आर कैपिटल असेट। लेकिन उन्होंने उसमें से सबसे पहला एक्सक्लूजन डाला, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, एंड पहला एक्सक्लूजन इज द स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड मींस वो रॉ मटेरियल है, आपका WIP है या फिनिश गुड्स है, वो स्टॉक इन ट्रेड है, वो कैपिटल असेट नहीं है। देखो, कैपिटल असेट को ट्रांसफर करोगे कैपिटल गेन लगेगा। कैपिटल असेट मींस ऑल प्रॉपर्टी, आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो सब कैपिटल असेट है, सब पे कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन पहला एक्सक्लूजन इन्होंने डाला, दैट इज द स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट अ कैपिटल असेट। इफ यू ट्रांसफर द स्टॉक इन ट्रेड, कैपिटल गेन में इनकम नहीं आएगी। सीधी सी बात है, क्योंकि वो इनकम ऑलरेडी PGBP हेड में टैक्सेबल हो जाती है। आप एक बात बताओ, जब आप स्टॉक इन ट्रेड को ट्रांसफर करोगे, स्टॉक इन ट्रेड को बेचोगे, तो इनकम ऑलरेडी आपके बिजनेस हेड में चली जाती है, आपके PGBP हेड में चली जाएगी। तो क्या एक ही इनकम पे दो जगह टैक्स लग सकता है? आंसर इज नो। दैट्स व्हाई दे एक्सक्लूडेड स्टॉक इन ट्रेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट। उन्होंने बोला कि कैपिटल असेट की डेफिनेशन से हम अलग कर देते हैं। कैपिटल असेट की डेफिनेशन से उन्होंने स्टॉक इन ट्रेड को अलग कर दिया और बोला स्टॉक इन ट्रेड है, वो कैपिटल असेट नहीं है। आप स्टॉक इन ट्रेड को बेचो, देयर इज नो कैपिटल गेन। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक बात बताओ, मेरे लिए घर जो है, मेरा एक घर है, मेरे लिए घर कैपिटल असेट है, मैंने घर बेचा, इनकम कहां जाएगी? कैपिटल गेन में। लेकिन एक बात बताओ, जो DLF बिल्डर है, जो DLF बिल्डर है या रहेजा बिल्डर है, उनके लिए जो हाउस प्रॉपर्टी रहती है, उन्होंने जो घर मान लो कंस्ट्रक्ट किए और वो उनके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, तो वो उसको बेचेंगे तो इनकम कौन से हेड में जाएगी? PGBP हेड में जाएगी। बिकॉज दैट इज नॉट कैपिटल असेट, दे एक्सक्लूडेड स्टॉक इन ट्रेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट। या मेरे पास जो ज्वेलरी है, मेरे घर पे कुछ ज्वेलरी पड़ी है, मेरे लिए वो कैपिटल असेट है, मैं उसको बेचूंगा तो कैपिटल गेन में जाएगा। लेकिन जो तनिष्क है या TBZ जो है, त्रिभुवनदास भीमजी जवेरी वाला जो मुंबई में शोरूम है TBZ का, तो वो TBZ वाले जो ज्वेलरी बेचेंगे वो उनके लिए बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगी इनकम, बिकॉज दैट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल असेट। तो देखो इन्होंने क्या किया, कैपिटल असेट की अपन बात कर रहे हैं कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल असेट, सर क्या क्या बेचा तो कैपिटल गेन में इनकम जाएगी। तो कैपिटल असेट को कैसे डिफाइन करते हैं? सेक्शन 2 क्लॉज 14। और सेक्शन 2 क्लॉज 14 जो है, सेक्शन 2 भिलवाड़ा अभी चालू किया है, रुक जाओ थोड़े टाइम करके, ठीक है, सब चीजें आ जाएगी, हर चीज आ जाएगी, टेंशन ना लो, ठीक है। डेरिवेटिव्स में किधर जाएगा, अपना जो कमोडिटी मार्केट सब आ जाएगा, रुक जाओ थोड़े टाइम, ठीक है। तो देखो अभी तो चालू किया है, चालू किए हुए मेरे हिसाब से 10 मिनट नहीं हुए अभी तक, रुक जाओ, सब आएगा। जितना आप सोच सकते हो ना, उससे ज्यादा मैं आपको बता दूंगा कि क्या होगा डेरिवेटिव्स में, किस में क्या होगा, शेयर्स में क्या होगा, सब आ जाएगा। हाँ बेटा, ओके, इधर देखो। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी, whether it is movable, immovable, tangible, intangible, whether it is connected with business or not, but exclude क्या कर दिया? स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड है, उसकी इनकम PGBP में जाती है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक जाल फेंका और उस जाल में जितनी असेट थी ना, वो सबको इंक्लूड कर दिया कि तुम सब कैपिटल असेट हो। एक जाल फेंका, उसमें जितनी मछलियां थी वो सब मछलियों को पकड़ लिया और बोला तुम सब कैपिटल असेट हो। लेकिन उसमें से किसी को आजाद कर दिया और सबसे पहली एक मछली को आजाद किया, दैट इज स्टॉक इन ट्रेड। क्या स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट अ कैपिटल असेट? स्टॉक इन ट्रेड को उन्होंने आजाद कर दिया कि जा सिमरन, जी ले तू अपनी जिंदगी, तेरे पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लॉजिकल है, क्योंकि उस पे ऑलरेडी बिजनेस में इनकम टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट पार्ट, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। दूसरा एक्सक्लूजन इन्होंने जो डाला, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज मूवेबल पर्सनल इफेक्ट्स
और आई कैन से दैट मूवेबल पर्सनल असेट्स। देखो बेटा, ये लोग बोल रहे हैं कि जो मूवेबल पर्सनल असेट है उस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। मूवेबल पर्सनल असेट, उस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा, उसको बेचो, देयर इज नो कैपिटल गेन। मूवेबल पर्सनल असेट, और आई कैन से दैट मूवेबल पर्सनल इफेक्ट। सर पर्सनल इफेक्ट मींस क्या, पर्सनल असेट मींस क्या? तो लॉ मेकर्स बोलते हैं पर्सनल इफेक्ट मींस एनी असेट which is used by assessee or his dependent family member for the personal purpose is called personal asset। आप अपनी पर्सनल असेट बेचो, उस पे कोई कैपिटल गेन नहीं लगता। मूवेबल पर्सनल असेट को इन्होंने आजाद कर दिया, अलग कर दिया। एक जाल फेंका, वो जाल में जितनी मछलियां थी उसको सबको कैच कर लिया, सबको कैप्चर कर लिया, उसमें से पहला स्टॉक इन ट्रेड को निकाल दिया, जा तू कैपिटल असेट नहीं है। दूसरा, उन्होंने जो मूवेबल पर्सनल असेट थी, जो मूवेबल पर्सनल असेट थी, वो मूवेबल पर्सनल असेट को भी बाहर कर दिया कि जाओ जी लो तुम अपनी जिंदगी, तुम भी कैपिटल असेट नहीं हो। पर्सनल असेट मींस asset which is used by assessee or his family member for the personal purpose is called personal asset। I can take one example। आपके घर का जो फ्रीज है, आपके घर पे जो एसी यूज होता है, आपके घर का जो पलंग है, आपके घर के जो बिस्तर है, बर्तन है, ये सब पर्सनल असेट है। मेरा जो शर्ट है, दिस इज द पर्सनल असेट। माय वॉच इज अ पर्सनल असेट बिकॉज दिस असेट आई यूज्ड फॉर माय पर्सनल पर्पस, इट इज कॉल्ड पर्सनल असेट। और पर्सनल असेट बेचो, आप अपनी बाइक बेचो, अपनी कार बेचो, अपनी क्या बोलते हो उसको, अपने घर का एसी बेचो, अपने घर का फ्रीज बेचो, ये सब कैपिटल असेट में नहीं आएगा, ये सब मूवेबल पर्सनल असेट है, इस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब एक चीज समझना, क्वेश्चन ही आता है कि सर हमारा घर भी तो पर्सनल असेट है, आप जो घर में रहते हो वो घर भी तो पर्सनल असेट है, लेकिन क्या उस पे कैपिटल गेन लगेगा? आंसर इज यस, लगेगा। क्योंकि यहां पे इन्होंने जो एक्सक्लूड किया है ना, वो एक्सक्लूड सिर्फ मूवेबल को किया है, और घर आपका इमूवेबल है, तो उसको बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा। इफ यू ट्रांसफर इमूवेबल पर्सनल असेट, कैपिटल गेन लगेगा। सिर्फ मूवेबल पर्सनल असेट और मूवेबल पर्सनल इफेक्ट को अगर आप बेचोगे तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो आप अपनी कोई भी असेट बेचो, जो आपके पास मर्जी, वो पर्सनल असेट आप बेच दो, पर्सनल असेट है, मूवेबल है, देयर इज नो कैपिटल गेन। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे इन्होंने कुछ एक्सेप्शन क्रिएट किए, यहां पे इन्होंने कुछ एक्सेप्शन क्रिएट किए, और ये बोलते हैं इसमें भी हम 6 असेट को एक्सेप्शन में डालेंगे। कौन कौन सी? वन इज द ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एंड एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एंड एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ये 6 असेट को उन्होंने एक्सेप्शन में डाल दिया। एक बात बताओ, ज्वेलरी जो है, आपके पास जो ज्वेलरी है, आपके मान लो लाइक गले में जो आप नेकलेस वगैरह कुछ पहनते हो, आप अगर ज्वेलरी है वो पर्सनल असेट है, आंसर इज यस। मूवेबल है, आंसर इज यस। तो मूवेबल पर्सनल असेट पे तो कैपिटल गेन नहीं लगना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या बोला पता है, कि ये वाली जो असेट है, ये जो 6 असेट, ये मूवेबल पर्सनल असेट है, लेकिन तो भी इन पे कैपिटल गेन लगेगा। अगर आप इनको सेल करोगे तो आपको कैपिटल गेन पे करना पड़ेगा, इस पे कैपिटल गेन है वो आपको लगेगा, इन पे कैपिटल गेन है वो आपको लगेगा। ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एंड एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट जो है, इस पे कैपिटल गेन आपको लग जाएगा। अब एक बात बताओ मुझे, इधर देखो, डेफिनेशन कैसे चल रही है। आज अपन सिर्फ कैपिटल असेट की डेफिनेशन पे रहेंगे, और आज सिर्फ कैपिटल असेट की डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे। तो देखो मैंने क्या बोला, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। इधर देखो, कैपिटल असेट चार्जिंग सेक्शन कौन सी 45(1), और चार्जिंग सेक्शन क्या बोलती है, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। मेरे साथ साथ बोलना है आपको, ठीक है, मेरे साथ साथ बोलना है। ओ भैया कबीर सिंह इधर देख, हाँ मेरे साथ साथ बोलना है। 45(1) वापस बोल रहा हूं, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस।
कैपिटल असेट का मतलब क्या होता है? तो कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी, वेदर इट इज मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, वेदर इट इज कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट। बट उसमें से एक्सक्लूड किया स्टॉक इन ट्रेड, दूसरा मूवेबल पर्सनल असेट को एक्सक्लूड कर दिया, इस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन उसमें एक्सेप्शन डाले 6, कौन कौन से? ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। ये जो 6 है वो एक्सेप्शन है, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। मतलब वो ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट है ना, ये वाला, ठीक है। ये देखो वो जो है ना, ये मूवेबल पर्सनल असेट तो है, लेकिन तो भी इनको सेल करोगे तो आपको कैपिटल गेन लग जाएगा। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, एक बात बताओ, लॉ मेकर्स ने बोला कि आप मूवेबल असेट बेचो, पर्सनल असेट, आपको कैपिटल गेन नहीं लगेगा। आपके घर का फ्रीज बेचो, एसी बेचो, आपके घर का बाइक बेचो, कार बेचो, आपका मोबाइल फोन बेचो, आपके पास आईफोन है या आपके पास OnePlus 7 है, उसको भी बेचो, देयर इज नो कैपिटल गेन, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। मूवेबल पर्सनल असेट आप बेचो, देयर इज नो कैपिटल गेन। मजे करो, कुछ भी असेट बेचो, मूवेबल पर्सनल असेट है, बेचो, देयर इज नो कैपिटल गेन। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने आपको बेनिफिट दिया है या नहीं दिया? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने आपको कोई बेनिफिट दिया है या नहीं दिया? बेनिफिट दिया है या नहीं? मूवेबल पर्सनल एसेट बेचो, देयर इज नो कैपिटल गेन। सो व्हाट डू यू थिंक दैट इज गवर्नमेंट गिवन एनी बेनिफिट टू यू और नॉट? क्या आपको कोई बेनिफिट दिया है या नहीं दिया गवर्नमेंट ने? बोलो बोलो बोलो। आपको कुछ बेनिफिट दिया है या नहीं दिया? हाँ बेटा, टैक्स लगेगा ही नहीं। कैपिटल गेन, देयर इज नो कैपिटल गेन इफ देयर इज अ मूवेबल पर्सनल एसेट। अच्छा देखो, अहमदाबाद बोलता है नहीं दिया, भरतपुर बोलता है नहीं दिया, प्रयागराज बोलता है नहीं दिया, बीकानेर बोलता है नहीं दिया, हैदराबाद दे बोलता है नो बेनिफिट बिकॉज दे आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, दे डोंट नो हिंदी, सो दे ऑलवेज राइट इन द इंग्लिश। दरभंगा बोल रहा है बहुत ज्यादा दिया है, आसनसोल बोलता है नहीं दिया, अहमदाबाद कैपिटल लॉस का बेनिफिट रेस्ट्रिक्ट कर दिया, उज्जैन वाले बोलते हैं आईडीटी में कवर है। हाँ एक बात बताऊं, आपको इन्होंने कोई भी बेनिफिट नहीं दिया, आपके साथ धोखा किया है। मैं बताऊं आपके साथ धोखा किया है। कैसे धोखा किया? हम तो चाहते थे इन पे कैपिटल गेन आए, हम तो चाहते थे कि इन पे कैपिटल गेन आए, क्योंकि एक बात बताओ मुझे, एक एग्जांपल लेते हैं, इधर देखो सब लोग। मैंने मान लो एक कार खरीदी, फॉर एन एग्जांपल, मैंने है ये कार खरीदी। कार कैसे बनती है? हाँ ये कार, बस लग रहा है आपको। मैंने ये कार खरीदी, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, पर्सनल एसेट है, ठीक है। मैंने ये कार फॉर एन एग्जांपल, इसका कॉस्ट है वो 10 लाख है, मैंने 10 लाख में खरीदी। मैं 4-5 साल बाद इसको बेचने जाता हूं, 4-5 साल बाद मैं इस कार को बेच देता हूं। आप बताओ कितना पैसा आएगा? जब 5 साल बाद बेचूंगा तो 3-4 लाख से ज्यादा नहीं आएगा। तो एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस कितना होगा? 3 लाख। और आपको याद रहेगा इंटर में अपन ने पढ़ा था, आपके इंटरमीडिएट या आईपीसीसी में, कि कैपिटल गेन कैसे निकालते थे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 3 लाख एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो आपका कितना? 10 लाख। और लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स वगैरह भी होगा। तो एक बात बताऊं, यहां तो हर जगह लॉस ही आएगा। आप मूवेबल पर्सनल असेट देखोगे तो मूवेबल पर्सनल असेट में मैक्सिमम प्लेसेस पे तो आपको लॉस ही आएगा। मूवेबल पर्सनल असेट में मैक्सिमम और हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह आपको क्या आएगा? लॉस आएगा। और लॉस आता तो मजा आ जाता, क्योंकि ये लॉस को क्या करते? हम किसी और गेन से सेट ऑफ कर देते। तो इसके लिए इन्होंने आपको कोई बेनिफिट नहीं दिया है कि मूवेबल पर्सनल असेट पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। हम तो चाहते थे कैपिटल गेन लगाओ, हम तो चाहते थे कैपिटल गेन लगाओ, क्योंकि इनको पता था कि भैया इनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, यहां गेन आएगा ही नहीं, यहां प्रैक्टिकली तो लॉस आएगा, और फिर ये लॉस को क्या करेंगे? सेट ऑफ कर देंगे। इसके लिए इन्होंने बोला कि मूवेबल पर्सनल असेट पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। मूवेबल पर्सनल असेट आर नॉट कैपिटल असेट। हम तो बोलते थे कैपिटल असेट बनाओ, मजा आ जाता। आप सोचो, आईफोन खरीदा आपने 1 लाख रुपए का,
और आईफोन खरीदा 1 लाख में, 2 साल बाद उसको 10,000 में बेच दिया, 90,000 का लॉस, और वो लॉस को आप क्लेम कर रहे हो और इन कैपिटल गेन की दूसरी इनकम से आप सेट ऑफ मार रहे हो। मजा आ जाता अपने को। तो अगर इन्होंने कैपिटल असेट में इनको इंक्लूड किया होता, लेकिन ये बोलते हैं मूवेबल पर्सनल असेट पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। इनको पता था कि ये जो 6 असेट है इसकी वैल्यू इंक्रीज हो सकती है। ये जो 6 एसेट है, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एंड एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, तो इसके लिए बोला इस पे कैपिटल गेन लगेगा। एक बात बताओ मुझे, जो ज्वेलरी है वो ज्वेलरी आज मान लो आपने 10 लाख में खरीदी, तो हो सकता है 4 साल बाद आप बेचोगे तो उसको 15 लाख में बेचोगे, वहां कैपिटल गेन के चांसेस है, तो वहां पे कैपिटल गेन लगेगा। इसके लिए उन्होंने इसको एक्सेप्शन में डाल दिया। तो देखो मैंने क्या बोला, मूवेबल पर्सनल असेट है, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट है, उस पे कैपिटल गेन नहीं लगता। लेकिन एक चीज समझना, जो भी तुम्हारा ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एंड एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट है, इस पे कैपिटल गेन लगेगा। अब क्वेश्चन इज दैट सर व्हाट डू यू मीन बाय ज्वेलरी? योगी जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्वेलरी? ज्वेलरी बोलेंगे किसको? सर ज्वेलरी किसको बोलेंगे? ज्वेलरी किसको बोलेंगे? तो देखो ज्वेलरी को भी लॉ में डिफाइन किया है। मैं बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करना, मेरे एक एक वर्ड पे ध्यान देना। ज्वेलरी मीन्स ऑर्नामेंट्स मेड बाय गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। क्या बोला मैंने? ऑर्नामेंट्स मेड बाय गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और एनी अदर प्रीसियस मेटल और एनी एलॉय। एलॉय का मतलब क्या होता है? मिक्स। कभी कभी मिक्स करके बनाते हैं ना, गोल्ड और सिल्वर को मिक्स करके। एनी एलॉय कंटेनिंग वन और मोर ऑफ सच प्रीसियस मेटल, अगर ऐसा है तो उसको अपन ज्वेलरी बोलेंगे। तो ज्वेलरी मीन्स एनी ऑर्नामेंट मेड बाय द गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और एनी अदर प्रीसियस मेटल और एनी एलॉय कंटेनिंग वन और मोर ऑफ सच प्रीसियस मेटल इज कॉल्ड योर ज्वेलरी। तो आपके पास अगर मान लो कोई भी नेकलेस है, आपके पास में कोई भी ऐसे लाइक क्या बोलते हैं उसको, कान में डालने का कुछ है, तो वो सब तुम्हारे ज्वेलरी में आ जाएगा। हाथ में पहनने का कुछ है तो वो भी तुम्हारे ज्वेलरी में आ जाएगा, अगर वो ऑर्नामेंट्स मेड बाय सच प्रीसियस मेटल। ये जो मेटल्स अपन ने देखे, दैट इज वन इज द गोल्ड, वन इज द सिल्वर, वन इज द प्लेटिनम। प्लेटिनम किसको बोलते हैं? व्हाइट गोल्ड। नाम सुना व्हाइट गोल्ड करके? ठीक है, अपन ने तो ऐसे नाम ही सुना हुआ है, देखा हुआ नहीं है। आप और मैं एक जैसे ही है, तो हमने कभी व्हाइट गोल्ड ना तो देखा है ना अपन ने कहीं कुछ ऐसा देखा है। अपन ने तो प्लेटिनम, उसको बोलते हैं प्लेटिनम। तो जो व्हाइट गोल्ड होता है या सिल्वर है, गोल्ड है, या फिर और कोई ऐसा प्रीसियस मेटल है और उससे कोई भी ऐसा ऑर्नामेंट्स बना है, वो ज्वेलरी में आ जाएगा। अब एक और चीज समझना, कोई भी डायमंड है, डायमंड मतलब स्टोन बोल सकते हो आप, डायमंड जो है, डायमंड वो डायमंड है, वो डायमंड अगर किसी भी ऑर्नामेंट्स में या किसी भी फर्नीचर में अगर आपने उसको लगाया हुआ है या नहीं भी लगाया हुआ है, वो भी ज्वेलरी में आ जाएगा। जो डायमंड है, अगर आपके घर पे कोई डायमंड पड़ा है तो वो डायमंड भी ज्वेलरी है। आपने किसी फर्नीचर में फिट कर दिया तो वो फर्नीचर नहीं बन गया, वो ज्वेलरी की डेफिनेशन में आ जाएगा और वो ज्वेलरी बन जाएगा। तो अगर कोई डायमंड है वो मैंने वॉच में लगा लिया तो वो वॉच है, वो मेरी ज्वेलरी की डेफिनेशन में आ जाएगी। तो डायमंड जो है, वो डायमंड अगर किसी भी जगह फिट किया है या नहीं भी किया है, लूज डायमंड भी है, तो वो तुम्हारे ज्वेलरी की डेफिनेशन में आ जाएगा और उस पर कैपिटल गेन लग जाएगा, वो ज्वेलरी में आता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक बात बताओ, आपके घर के जो बर्तन है, बर्तन यूटेंसिल जिसको अपन बोलते हैं, बर्तन कैपिटल असेट है या नहीं? कैपिटल गेन लगेगा या नहीं? बर्तन बेचे, पर्सनल असेट है या कैपिटल असेट है? बर्तन, आपके घर के बर्तन, बर्तन क्या है? कैपिटल असेट या पर्सनल असेट? हाँ, बर्तन पर्सनल असेट। ऑब्वियसली आप अगर कटोरी वटोरी बेचोगे तो थोड़ी कैपिटल गेन लगेगा। आप अगर कटोरी वगैरह जो बेचोगे तो उसमें थोड़ी कैपिटल गेन लगेगा, देयर इज नो कैपिटल गेन। हाँ, कैपिटल गेन नहीं लगेगा। जो बर्तन है, बर्तन ऑब्वियसली पर्सनल असेट है। लेकिन बर्तन अगर चांदी के हैं, तो आपके जो बर्तन है वो बर्तन अगर चांदी के हैं, चांदी के बर्तन, तो क्या होगा? चांदी के बर्तन, चांदी के बर्तन कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? चांदी के बर्तन, यस, भरतपुर बोल रहे हैं, गोरखपुर बोल रहे हैं, पाकेंड बोल रहे हैं, हैदराबाद बोल रहे हैं कि चांदी के बर्तन बेचे तो कैपिटल गेन लग जाएगा। मैं बताऊं, ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया।
और सुप्रीम कोर्ट में गए, एक एसएससी गया सुप्रीम कोर्ट में, और वो सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलता है कि भाई चांदी के बर्तन है बट ये तो माय पर्सनल असेट है, आई एम यूजिंग दैट असेट फॉर माय पर्सनल पर्पस, मैं उसमें खाना खाता हूं, पानी पीता हूं, ये मेरा पर्सनल असेट है, तो कैपिटल गेन नहीं लगना चाहिए। तो चांदी के बर्तन पे सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि आंसर इज यस, सिल्वर यूटेंसिल इज ऑल्सो योर पर्सनल असेट, देयर इज नो कैपिटल गेन ऑन द सिल्वर यूटेंसिल। If you transfer the silver utensil, so silver utensil held by SSC is a personal asset. There is no capital gain on the silver utensil. आपके जो चांदी के बर्तन है उस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा, लेकिन वो आपकी औकात के हिसाब से होने चाहिए, मतलब आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। जैसे मान लो मेरे घर पे 2-4 थाली है, ठीक है, जो पहले से अपने एंसेस्टर से चली आ रही है, तो वो पर्सनल असेट है। लेकिन मान लो मैं चांदी की बिस्किट लाके और फिर उसके बर्तन बना के और फिर बेच रहा हूं, ऐसा उसका मिसयूज कर रहा हूं, तो वो फिर कैपिटल असेट बन जाएगा। तो मैंने क्या बोला, सिल्वर यूटेंसिल, जो सिल्वर यूटेंसिल है वो आपका पर्सनल असेट है, देयर इज नो कैपिटल गेन ऑन द सिल्वर यूटेंसिल। सिल्वर यूटेंसिल पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। लेकिन सर गोल्ड यूटेंसिल है, तो गोल्ड यूटेंसिल, सोने के बर्तन, सोने की थाली, सोने का मग पे कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? सोने की थाली, सोने का मग, इसको लेके भी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सोने के जो यूटेंसिल है ना उस पे कैपिटल गेन लग जाएगा, सोने के बर्तन पे कैपिटल गेन लगेगा, सोने के बर्तन पे कैपिटल गेन लगेगा, चांदी के बर्तन पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। आप बोलोगे ऐसा कैसे? आप जो बोल रहे हो कि सोने के बर्तन पे कैपिटल गेन लगेगा और चांदी के बर्तन पे नहीं लगेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है सोने और चांदी से? ऐसा डिफरेंशिएट क्यों किया? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह बोला था कि हमने इंडियन कल्चर में ऐसा देखा है कि लोगों के घर में चांदी के बर्तन यूज होते आए हैं। आप पहले से देखोगे तो अपने घर में चांदी के बर्तन हैं वो यूज होते आए हैं, आपके घर में चांदी के बर्तन है वो यूज होते आए हैं, लेकिन बेटा सोने के बर्तन है वो यूज नहीं होते हैं। सोने के बर्तन में आप खाना नहीं खा सकते, सोने के बर्तन में अगर आप खाना खाते हो तो वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, कोई भी नहीं खाता सोने के बर्तन में खाना। आप पुरानी मूवी देख लेना, मूवी क्या, जैसे राजा महाराजा के जो सीरियल आते थे वो भी देख लेना, सोने के बर्तन में खाना नहीं खाते थे, चांदी के बर्तन में खाना खाते थे। तो अगर सिल्वर यूटेंसिल है तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, बट अगर गोल्ड यूटेंसिल है तो कैपिटल गेन लग जाएगा। अब एक और चीज समझना, हुआ क्या, एक राजा थे, दैट इज महाराजा हेमंत सिंह जी करके, और महाराजा हेमंत सिंह जी के घर पे वो पुराने कॉइन पड़े थे। पुराने कॉइन होते ना, जो मतलब पुराने जो करेंसी चलती थी महाराजा महाराजाओं के टाइम पे करके, ठीक है, जिसको आप लोग क्या बोलते थे, ऐसे वो सिल्वर बार्स वगैरह जो होते थे, मोहरे या समथिंग ऐसा बोलते थे, उनकी करेंसी चलती थी। अब जो है वो राजा हेमंत सिंह जी है, उनके पास में कुछ पुराने कॉइन्स पड़े थे, एज वेल एज उनके पास में जो बुलियन है, सिल्वर कॉइन्स है, बिस्किट्स है, वो उस टाइम से पड़ी हुई है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, असरफिया, वाओ प्रयागराज बोल रहे हैं, असरफिया पड़ी हुई थी उनके पास। तो महाराजा हेमंत सिंह के पास ये असरफिया वगैरह पड़ी हुई थी, कॉइन वगैरह थे, सिल्वर बार थे, उसको वो लक्ष्मी पूजा में यूज करते थे। मतलब जिस दिन लक्ष्मी पूजा होती थी, अपने दिवाली पे लक्ष्मी पूजा करते हैं, तो लक्ष्मी पूजा में उनको लाके और पूजा करते थे उनके साथ में, और उन्होंने फिर उसको बेचा, और वो बोलते हैं कैपिटल गेन नहीं लगेगा बिकॉज दिस इज माय पर्सनल असेट। ये जो थी असरफिया या जो सिल्वर के जो कॉइन्स थे या बुलियंस थे, ये सब मेरे पर्सनल असेट थे, बिकॉज भगवान से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है, मैं इसको पर्सनल पर्पस पूजा वगैरह में यूज करता हूं, करते थे, पूजा करते थे उसकी, और अब हमने बेच दिया। क्वेश्चन इज दैट क्या कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा? राइट आंसर इज कैपिटल गेन लगेगा। तो जो भी तुम्हारे पुराने जो कॉइन्स वगैरह है, आपके पास सिल्वर कॉइन्स पड़े हैं, आपके पास में अगर पुराने कोई बुलियन पड़े हैं, तो वो कैपिटल असेट बन जाएगा और उस पे आपको कैपिटल गेन है, वो कैपिटल गेन लग जाएगा। तो जो सिल्वर बार्स वगैरह है या तुम्हारे पास कॉइन्स है, बुलियंस है, उसको अगर आप बेचोगे तो आपको कैपिटल गेन लगेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो राजा का वाला केस, दैट इज महाराजा हेमंत सिंह जी करके है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो बोलता है कि इनके पास में जो सिल्वर बार है या सोवरेन वगैरह उनसे पड़ा है, बुलियन है, सिल्वर कॉइन्स वगैरह है, वो पर्सनल असेट नहीं मानी जाएगी, उस पे कैपिटल गेन लगेगा। तो देखो, सिल्वर यूटेंसिल कैपिटल गेन नहीं लगेगा, पर्सनल इफेक्ट में आ जाएगा, ठीक है, बट गोल्ड यूटेंसिल है उस पे कैपिटल गेन लग जाएगा। उसके बाद में जो सिल्वर बार वगैरह है वो सब कैपिटल गेन लग जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना,
सर ड्राइंग का मतलब क्या होता है? यहां पे लिखा हुआ है ड्राइंग इज अ कैपिटल असेट। ड्राइंग और पेंटिंग्स में क्या फर्क है? देखो, ड्राइंग और पेंटिंग्स में ये फर्क है, ड्राइंग का मतलब बेसिकली स्केच वगैरह करते हैं, दैट इज ड्राइंग। पेंटिंग इज ऑलवेज अ कलरफुल। स्कल्पचर्स किसको बोलते हैं? स्कल्पचर्स किसको बोलते हैं? स्कल्पचर्स मूर्तियां, जो मूर्ति होती है दैट इज द स्कल्पचर्स, उस पे कैपिटल गेन लगेगा। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन मतलब पुराना, अगर आपके पास में ऐसी कोई चीज है जो आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन में आती है और उसको अगर आप ट्रांसफर करोगे तो कैपिटल गेन लगेगा। एंड एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, ऐसा और भी कोई आर्ट का वर्क है, मतलब वर्क है जो आर्ट का है और उसको आपने ट्रांसफर किया, कैपिटल गेन लगेगा। एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट क्या हो सकता है? जैसे मैंने कॉइन कलेक्शन किया है, मैंने करेंसी कलेक्शन किया है, मेरे पास एक जगह है जिसमें मैंने पूरे वर्ल्ड की करेंसी को कलेक्ट करके रखा है, ठीक है, उसका कलेक्शन करता हूं मैं। पुराने 500 के नोट, पुराने 1000 के नोट, ठीक है, जो पुराने 500 के नोट, पुराने 1000 के नोट, वो भी मेरे पास कलेक्शन करके रखा है और उसको मैंने आज मान लो 1 करोड़ में बेच दिया, तो वो भी कैपिटल असेट माना जाएगा और उसमें भी कैपिटल गेन लगेगा। वो भले पर्सनल है बट दैट ऑल्सो विल बी ट्रीटेड एज द कैपिटल असेट एंड कैपिटल गेन इज एप्लीकेबल। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलो अब एक और चीज समझना आप लोग। या फिर मैंने कोई ऐसी कार बना दी जो वो कार हवा में उड़ती है, नॉर्मली कार रोड पे चलती है, बट मैंने ऐसी कार बना दी जो हवा में उड़ती है कि जब भी ट्रैफिक है हवा में उड़ के और वापस जाके जहां ट्रैफिक नहीं है वहां जाके वो कार उतर जाए। ऐसी मैंने कुछ कार बना दी, तो वो एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट में आ जाएगा और उस पे कैपिटल गेन है, वो आपको लग जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो तो देखो, कैपिटल असेट की डेफिनेशन पे है अपन, और कैपिटल असेट की डेफिनेशन को एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। कैपिटल असेट मींस क्या? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, किसी भी काइंड का प्रॉपर्टी हो, held by SSC, whether it is movable, immovable, tangible, intangible, whether it is connected with your business or not, आपके बिजनेस से कनेक्ट है या नहीं, irrelevant, बट उसमें से क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होगी। देखो, एक जाल फेंका, जितनी मछलियां सबको कवर की, उसमें से किस किस को हटाया? एक तो बोला स्टॉक इन ट्रेड को, स्टॉक इन ट्रेड को बोला, स्टॉक इन ट्रेड को बोला कि जाओ तुमको आजाद कर दिया, तुम पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। मूवेबल पर्सनल असेट पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन, दैट इज ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। अब एक बात समझना, यहां तीसरा एक्सक्लूजन इन लोगों ने किया, एंड तीसरा एक्सक्लूजन ये लोग बोलते हैं दैट इज द रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। अगर इंडिया में आपके पास रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, कौन सा वाला? रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, उस पे कैपिटल गेन नहीं लगता। अगर गांवों में आपके पास कहीं रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो उस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन ये आता है, सर व्हाट डू यू मीन बाय रूरल एग्रीकल्चर लैंड? रूरल एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे किसको? तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड मींस लैंड विच इज सिचुएटेड इन रूरल एरिया, यही बोलूंगा मैं। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज अ लैंड विच इज सिचुएटेड इन रूरल एरिया। आपके रूरल एरिया में अगर कोई भी लैंड सिचुएटेड है तो वो तुम्हारी रूरल एग्रीकल्चर लैंड है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज अ लैंड विच इज सिचुएटेड इन रूरल एरिया, बट क्वेश्चन इज दैट रूरल एरिया का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रूरल एरिया? तो मैं बोलूं रूरल एरिया इज एरिया विच इज नॉट अ अर्बन एरिया। Rural area is an area which is not an urban area, but question is that what is the meaning of urban area? तो मैं ये बोल दूं urban area is an area which is not a rural area. Wow, amazing. ठीक है, वापस बोल रहा हूं, देखो मैंने बोला rural agriculture land in India there is no capital gain because rural agriculture land in India is not a capital asset. लेकिन rural agriculture land in India is not a capital asset. But what do you mean by rural agriculture land? Rural agriculture land is a land which is situated in rural area. Now what is the rural area? Rural area is area which is not an urban area. But what is the meaning of urban area? Urban area is area which is not a rural area. Wow, amazing, great. ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो मैं वापस से अब बोल रहा हूं सही। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया किसको बोलेंगे? ऐसी एग्रीकल्चर लैंड जो रूरल एरिया में सिचुएटेड है। रूरल एरिया किसको बोलेंगे? जो अर्बन एरिया नहीं है। और अर्बन एरिया किसको बोलेंगे? उसको डिफाइन किया हुआ है लॉ में। लॉ में अर्बन एरिया को डिफाइन किया हुआ है, तो जो अर्बन एरिया नहीं है, जो अर्बन एरिया में नहीं आता, वो सब तुम्हारा रूरल एरिया में आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये आता है अर्बन एरिया किसको बोलते हैं? तो मैं अब आपको सिखाने वाला हूं अर्बन एरिया। सो क्वेश्चन इज दैट सर अर्बन एरिया जो है वो अर्बन एरिया किसको बोलेंगे? ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। तो देखो अर्बन एरिया मीन्स
किसी भी म्युनिसिपैलिटी का या कंटोनमेंट बोर्ड का ऐसा एरिया जहां का पॉपुलेशन, जिस एरिया का पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन 10,000 और मोर है लास्ट सेंसस के हिसाब से। अपना जो प्रीवियस ईयर है 1920, उस प्रीवियस ईयर के पहले वाला जो सेंसस हुआ था, जनसंख्या गणना हुई थी, उसके हिसाब से अगर पॉपुलेशन 10,000 और मोर है, दैट इज कॉल्ड योर अर्बन एरिया। तो ऐसा कोई भी म्युनिसिपैलिटी एरिया, कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया, ग्राम पंचायत का एरिया, जिसका नगर पालिका का एरिया, जिसका पॉपुलेशन अगर 10,000 और मोर है लास्ट सेंसस के हिसाब से, प्रीवियस ईयर से पहले जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से 10,000 से ज्यादा है, वो तुम्हारा अर्बन एरिया में हो जाएगा। 10,000 और मोर, एग्जैक्ट 10,000 है तो भी वो तुम्हारा अर्बन एरिया में आ जाएगा। तो वापस बोल रहा हूं, देखो, अर्बन एरिया मींस कोई भी म्युनिसिपैलिटी एरिया जिसका पॉपुलेशन है वो 10,000 और मोर है, 10,000 और मोर है एज पर द लास्ट सेंसस, वो तुम्हारा अर्बन एरिया हो जाएगा। लेकिन एक चीज समझना बेटा, अगर ये पॉपुलेशन जो है, ये पॉपुलेशन मोर देन 10,000 है बट अप टू 1 लाख है, मोर देन 10,000 बट अप टू 1 लाख, 10,000 से ज्यादा पॉपुलेशन अप टू 1 लाख, तो बेटा ये जो ब्लैक वाला एरिया है, गोला वाला, ये तो अर्बन एरिया है ये। इसके बाहर का आपका जो 2 किलोमीटर का एरिया है, वो 2 किलोमीटर का एरिया भी आपका अर्बन एरिया बन जाएगा। समझने की कोशिश करना। हाँ, इधर देखो बेटा, देखो, अगर उस एरिया का पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, अप टू 1 लाख है, तो यहां पे जो ये 2 किलोमीटर का एरिया है ना, ये 2 किलोमीटर का एरिया भी तुम्हारा अर्बन एरिया है, वो बन जाएगा। ये जो 2 किलोमीटर का एरिया है, वो 2 किलोमीटर का एरिया भी आपका अर्बन एरिया बन जाएगा। तो देखो मैंने क्या बोला, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, आई एम एक्सप्लेनिंग यू डेफिनेशन ऑफ अर्बन एरिया। तो अर्बन एरिया किसको बोलते हैं, इधर देखो, सबसे पहला ऐसा म्युनिसिपैलिटी एरिया जहां का पॉपुलेशन 10,000 और मोर है, दैट इज अर्बन। If population is more than 10,000 up to 1 lakh, more than 10,000 up to 1 lakh, तो वो जो एरिया है वो तो अर्बन है ही है, उसके बाहर का जो 2 किलोमीटर का एरिया है वो भी आपका अर्बन एरिया बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ दैट पॉपुलेशन इज मोर देन 1 लाख, जो पॉपुलेशन है दैट इज मोर देन 1 लाख बट अप टू 10 लाख, अगर वो पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है, अप टू 10 लाख तक है, तो लॉ मेकर्स बोलते हैं कि बेटा उसके बाहर का जो 6 किलोमीटर का एरिया है ना, वो 6 किलोमीटर का एरिया भी आपका अर्बन एरिया बन जाएगा। मींस यहां से लेके यहां तक, जहां मैं ब्लू इंक से लिख रहा हूं, ये 6 किलोमीटर का एरिया है, वो भी तुम्हारा अर्बन एरिया बन जाएगा। लेकिन अगर वहां का पॉपुलेशन है, दैट पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लाख, 10 लाख से भी ज्यादा है, तो ये जो ब्लैक वाला, जो लास्ट अंदर ब्लैक वाला एरिया है, वो तो अर्बन है ही है, उसके बाहर का जो 8 किलोमीटर का एरिया है, उसके बाहर का जो 8 किलोमीटर का एरिया है, वो 8 किलोमीटर का एरिया भी तुम्हारा अर्बन एरिया बन जाएगा। मतलब यहां से ये जो ब्लैक वाला मैं बोल रहा हूं, ये 8 किलोमीटर का एरिया जो है, वो 8 किलोमीटर का एरिया भी तुम्हारा अर्बन एरिया है, वो आपका एरिया बन जाएगा। तो देखो बेटा, ऑल पीपल, मैं आपको बता रहा हूं कैपिटल असेट का डेफिनेशन, और कैपिटल असेट की डेफिनेशन में अपन ने क्या क्या पढ़ा, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। कैपिटल असेट की डेफिनेशन में, कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, वेदर इट इज कनेक्टेड विद योर बिजनेस और नॉट। उसमें से क्या क्या बाहर निकाला, स्टॉक इन ट्रेड। दूसरा, मूवेबल पर्सनल असेट बट एक्सेप्ट ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। तीसरा क्या बाहर निकाला, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। बट व्हाट डू यू मीन बाय रूरल एग्रीकल्चर लैंड? रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज अ लैंड which is situated in rural area. But what is the meaning of rural area? Rural area is an area which is not an urban area. But what is the meaning of urban area? This is called urban area. ये तुम्हारा अर्बन एरिया है। बट अर्बन एरिया किसको बोलेंगे कि अगर कोई म्युनिसिपैलिटी जहां का पॉपुलेशन 10,000 और मोर है, जहां का पॉपुलेशन 10,000 और मोर है, दैट इज कॉल्ड योर अर्बन एरिया। लेकिन अगर वो पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है,
अप टू 1 लाख है तो बाहर का 2 किलोमीटर का एरिया भी कवर हो जाएगा। मोर देन 1 लाख है, अप टू 10 लाख है, बाहर का 6 किलोमीटर का एरिया भी कवर हो जाएगा। और मोर देन 10 लाख है तो बाहर का जो 8 किलोमीटर का एरिया है वो भी तुम्हारे अर्बन एरिया की डेफिनेशन में आ जाएगा। जो 8 किलोमीटर मतलब वो एरिया तो है ही, उसके बाहर का जो 8 किलोमीटर का एरिया है वो भी तुम्हारे अर्बन एरिया की डेफिनेशन में आ जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक चीज समझना आप लोग, जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल। जैसे मैं बात कर लूं मुंबई की, मान लो ये मुंबई का यहां पे एरिया खत्म हो जाता है, जो मैंने ये ग्रीन कलर से लिखा है, शायद दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, हाँ, यहां पे मुंबई खत्म हो जाता है, ठीक है। ये मुंबई का एक सीमा है और मुंबई यहां पे खत्म हो गया। अब आपको देखना है मुंबई का पॉपुलेशन कितना है, तो मोर देन 10 लाख है। तो बाहर का जो ये 8 किलोमीटर का एरिया है, ये वाला, ये जो 8 किलोमीटर का एरिया है, ये 8 किलोमीटर का एरिया भी अर्बन एरिया बन जाएगा। ये 8 किलोमीटर का एरिया है वो भी अर्बन एरिया बन जाएगा। तो इसमें कोई एग्रीकल्चर लैंड है या तो मुंबई में या मुंबई के बाहर 8 किलोमीटर के अंदर अंदर जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बोलेंगे और उस पे कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड मान लो यहां पे है, कोई एग्रीकल्चर लैंड है वो वहां पे जो ग्रीन मैंने छोटा बनाया वहां पे है, और ये वाली जो एग्रीकल्चर लैंड जो ग्रीन मैंने बनाया गोला, वो किसी ऐसी म्युनिसिपैलिटी का पार्ट नहीं है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है। वो अगर किसी ऐसी म्युनिसिपैलिटी का पार्ट नहीं है जिसका पॉपुलेशन 10,000 और मोर है, तो उस केस में बेटा ये तुम्हारा रूरल एरिया हो जाएगा। ये तुम्हारा जो है ये रूरल एरिया हो जाएगा। और अगर उसको वहां पे कोई एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड मींस गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से वो एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, जो एनए होती है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड होती है, वहां पे भी अपन ऐसे ही कुछ पौधे उगा देते हैं। अपने घर के पास में कुछ लैंड पड़ी थी और उस पे आपने कुछ पेड़ उगा दिए, पौधे उगा दिए, वहां सब्जी उगा रहे हो, तो क्या वो एग्रीकल्चर लैंड बन जाएगी? आंसर इज नो, उस पे कैपिटल गेन लगेगा। अगर गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से वो एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए, और अगर वो तुम्हारी रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो उस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर ये 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर ये मापेंगे कैसे? मतलब इसको हम कैसे मापेंगे कि 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, इसको हम मापेंगे कैसे? मतलब हाउ वी विल मेजर दैट कि भाई यहां से 2 किलोमीटर हो गया कंप्लीट, फिर 6 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर। तो एक बात बताऊं, पहले 4-5 साल अगर पहले मैं चला जाऊं तो 4-5 साल पहले तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था कि मापेंगे कैसे, लेकिन अभी उन्होंने लिख लिया। 3-4 साल पहले एक अमेंडमेंट किया और उन्होंने बोला इट हैज टू बी मेजर्ड एरियली, एरियली मापना है आपको। मींस 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर हैज टू बी मेजर्ड एरियली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरियली? एरियली किसको बोलते हैं? एरियली, इट हैज टू बी मेजर्ड एरियली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरियली? एरियली किसको बोलते हैं? एरियली उड़ते हुए मापेंगे। वेरी गुड, ये हुई ना बात, उड़ते हुए। हाँ बेटा, उड़ते हुए। एरियली किसको बोलेंगे? हवा से। आंसर इज राइट। एरियली का मतलब होता है बर्ड फ्लाई का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एरियली। जो बर्ड फ्लाई, एक बात बताओ, पक्षी जब उड़ता है तो पक्षी जब उड़ता है, जैसे अपन रोड बनाते हैं तो रोड का 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर नहीं, आपको एरियली मापना पड़ेगा। रोड पे तो क्या होता है, अगर कोई मंदिर आ जाता है, मस्जिद आ जाता है तो उधर से रोड बना जाते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा ऊपर जो पक्षी जो उड़ता है, वो पक्षी उड़ते टाइम भले वो मंदिर हो या मस्जिद हो, वो उसके ऊपर से उड़ने वाला है करके, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एरियली। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये डिफिकल्टीज आती है कैसे मापने का। प्रैक्टिकल लाइफ में ये कैसे पता चलेगा यार कि अपना जो एग्रीकल्चर लैंड है वो अर्बन है या रूरल है? तो प्रैक्टिकल लाइफ में नो डाउट डिफिकल्टीज आती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं गूगल मैप से देख लो, बट गूगल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आती है कि कोई म्युनिसिपैलिटी कहां कंप्लीट होती है वही पता नहीं चलता। बहुत बार ऐसा होता है कि एक म्युनिसिपैलिटी कहां कंप्लीट हो रही है एग्जैक्टली वो डिस्टेंस ही पता नहीं चलता, वो पॉइंट ही अपने को नहीं मिलता बहुत बार कि ये म्युनिसिपैलिटी यहां पे कंप्लीट हो रही है, ठीक है। और फिर आप रोड से जाते हो तो मिल जाता है कि म्युनिसिपैलिटी यहां पे कंप्लीट होती है, बट एरियली आपको देखना है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट इन द प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखोगे तो डिफिकल्टी है, आज भी डिफिकल्टी है।
कि आपको कैसे लाइक देखना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं गूगल मैप से देख लो, बट अपने को लिमिट ही पता नहीं चलती कि कोई म्युनिसिपैलिटी कहां कंप्लीट हो रही है। लेकिन डोंट वरी, फॉर एग्जामिनेशन पर्पस दे विल नॉट आस्क यू दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन कि आप जिस एग्जाम सेंटर में एग्जाम दे रहे हो वो रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में है, ऐसा आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो आपको बताया है दैट इज द सफिशिएंट, बट प्रैक्टिकल लाइफ में यस देयर इज अ डिफिकल्टी टू डिटरमाइन रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया करके। ठीक है, चलो एक और बात बताओ, किसी म्युनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन एग्जैक्टली 10,000 है, क्या वो अर्बन एरिया है या नहीं? किसी म्युनिसिपैलिटी का पॉपुलेशन एग्जैक्टली 10,000 है, क्या वो अर्बन एरिया है या नहीं? एग्जैक्टली 10,000 पॉपुलेशन इज एग्जैक्टली 10,000, इज दैट एरिया इज अ अर्बन एरिया और नॉट? एग्जैक्टली 10,000, उसके बाहर का कोई एरिया अर्बन है या नहीं? उसके बाहर का कोई एरिया अर्बन है या नहीं, या सिर्फ वही एरिया अर्बन है? आंसर इज, देखो एग्जैक्टली 10,000 है, मैंने यहां पे क्या लिखा है, पॉपुलेशन इज 10,000 और मोर, तो एग्जैक्टली 10,000 है तो वो अर्बन एरिया बन जाएगा। ठीक है, अगर 10,001 भी हुआ तो वो तो अर्बन है ही है, उसके बाहर का जो 2 किलोमीटर है वो भी फिर अर्बन हो जाएगा। अगर 10,000 से थोड़ा बहुत भी ज्यादा हुआ तो उस केस में एक भी पर्सन ज्यादा हो गया, 10,001 हो गया, तो वो अर्बन है, बाहर वाला भी अर्बन है। एग्जैक्टली 10,000 तो ओनली दैट एरिया विल बी ट्रीटेड एज योर अर्बन एरिया। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, हम पढ़ रहे थे कि सर कैपिटल असेट का डेफिनेशन क्या होता है, उसमें मैंने 3 एक्सेप्शन मैंने आपको बता दी। उसके बाद एक चौथा एक्सेप्शन और है कि वो कैपिटल असेट नहीं होता, दैट इज द गोल्ड बॉन्ड्स 1999, एज वेल एज द एक और है डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। देखो दो चीजें और है जो कैपिटल असेट नहीं है, एक तो गोल्ड बॉन्ड 1999। ये गोल्ड बॉन्ड 1999 क्या होता है कि 1999 में गवर्नमेंट ने एक बॉन्ड इशू किए थे, दैट इज कॉल्ड गोल्ड बॉन्ड, और ऐसे के ऐसे अभी भी उन्होंने 2015 में एक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू किए हैं। तो जो डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, ये दोनों तुम्हारे कैपिटल असेट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। डोंट वरी, आज अपन यहीं पे रुकेंगे। एक बार मैं इसको रिवाइज करवा देता हूं। कल आपके पास बुक होनी चाहिए, बिकॉज एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन अर्बन एरिया, अहमदाबाद, तो उस पर कैपिटल गेन लगेगा, सीधी सी बात है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं लगता, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है वो कैपिटल असेट है और उस पर कैपिटल गेन लगेगा। चलो एक बात समझना आप लोग, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा कैपिटल गेन में, साथ साथ में रिवाइज करोगे। बुक मैंने एलएमएस पे डाल दी है, 50 पेजेस है वो मैंने एलएमएस पे डाल दी है, बुक के 50 पेजेस मैंने एलएमएस पे डाल दिए है। आप ले सकते हो, जब तक आपके पास बुक नहीं आती आप वहां से अपने ऑफिस में जाओ और ऑफिस में जाके प्रिंट निकाल दो। ऑफिस में ऐसे भी सर इधर उधर देख रहे हैं, आप एक आईटीआर फॉर्म प्रिंट निकाल रहे हो और साथ में 10 पेज वो निकाल रहे हो, ऐसे करते 5 अटेम्प्ट में आपको वो निकालना है, मतलब 5 बार, आज के दिन 5 बार 10-10 पेज करके निकालोगे तो सर को पता ही नहीं चलेगा ऑफिस में कि आपने प्रिंट निकाल दिया। बट आप 50 पेज है वो प्रिंट निकाल देना। अगर बुक नहीं पहुंची है, बुक पहुंची है तो बहुत अच्छी बात है, मैंने 50 पेज आपको वहां पे दे रखे हैं एलएमएस पे। चलो ऑल पीपल एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको छोड़ रहा हूं। ठीक है, इधर देखो, सबसे पहले कैपिटल गेन टॉपिक चालू किया। चार्जिंग सेक्शन बोलो 45(1), अरे बोलो 45(1), बोलो 45(1). 45(1) इज अ चार्जिंग सेक्शन। ये चार्जिंग सेक्शन क्या बोलती है कि एनी प्रॉफिट और गेन, अब प्रॉफिट और गेन में क्या फर्क होता है वो भी अपन देखेंगे थोड़े टाइम बाद, पीजीबीपी आएगा तो मैं बताऊंगा। प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन लिखा हुआ है, तो प्रॉफिट और गेन क्या होता है वो अपन देखेंगे। चलो, प्रॉफिट और गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। तो सबसे पहली चीज ये है कि कैपिटल गेन उस ईयर में टैक्सेबल होता है जिस ईयर में ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसफर हुआ इस साल तो कैपिटल गेन इस साल लगेगा। लेकिन कैपिटल असेट बोलते किसको है, मेरे साथ साथ रिवाइज करोगे। कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, हेल्ड बाय एसएससी, वेदर इट इज मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, वेदर इट इज कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट, दैट इज कॉल्ड योर
कैपिटल असेट, उसको अपन क्या बोलेंगे, कैपिटल असेट। बट उसमें से एक्सक्लूड क्या क्या क्या, वापस बोल रहा हूं, कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एसएससी, वेदर इट इज मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, वेदर इट इज कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट। और बट उसमें से एक्सक्लूड किया 4 चीजें, क्या क्या, सबसे पहला स्टॉक इन ट्रेड, दूसरा मूवेबल पर्सनल असेट बट एक्सेप्ट ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, रूरल एग्रीकल्चर लैंड एंड गोल्ड बॉन्ड 1999 एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 है, उसको यहां से एक्सक्लूड किया है, ये कैपिटल असेट नहीं है। बाकी कोई भी असेट है वो कैपिटल असेट है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो, सो जो भी मई और नवंबर 2020 वाले बच्चे हैं वो जा सकते हैं, मई एंड नवंबर 2020 वाले जो बच्चे हैं वो जा सकते हैं। नवंबर 2019 में अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आप यहीं पे बैठे रहो थोड़ी देर।